हाँ जी, क्या हाल चाल भाई? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलिए जी, आज हम कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। कंपनी लॉ चैप्टर नंबर 3। चलो जी, असाइनमेंट आप लोगों के पास है, आई एम श्योर। चलो जी। हाँ जी, तो आज हम करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जहां पर शुरुआत करने वाले हैं सेक्शन 7 से। देखो जी, जब मैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात करता हूं ना, तो एक्चुअल में दो तरीके के दो तरीके हो सकते हैं कंपनी के फॉर्मेशन के, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका होता है नॉर्मल प्रोसीजर फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और दूसरा होता है फास्ट ट्रैक, जिसे हम कहते हैं सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, जिसे हम स्पाइस के नाम से भी पुकारते हैं। तो एक होता है नॉर्मल प्रोसीजर और एक होता है स्पाइस वाला प्रोसीजर। अब सबसे पहले नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर क्या होता है? नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर जब हम कंपनी को खोलते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। फिर स्टेप नंबर 2, आपको कंपनी का नाम, अपना नाम रजिस्टर्ड होने के बाद आपको कुछ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं। किसको? आरओसी को। अब सवाल उठा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल करने पड़ते हैं। हम उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं सेक्शन 7 में, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर आरओसी को फाइल किए जाते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। इसके लिए मैंने आपको एक कोड भी बनवाया होगा, वो कोड आप ध्यान रख सकते हैं। मेमोरेंडम फाइल अधूरा करोगे तो एफडी चली जाएगी, समथिंग ऐसा था। चले, हाँ जी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको फाइल करना पड़ेगा। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। दूसरी बात, आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। किसके द्वारा? एडवोकेट के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के द्वारा डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। इनमें से कोई एक, कौन कौन? एडवोकेट और सीए और सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट प्लस प्लस और किसके द्वारा? जो कंपनी में प्रपोज्ड हैं डायरेक्टर, मैनेजर या फिर सेक्रेटरी। तो इनमें से कोई एक, देखो जी, उस कैटेगरी में से कोई एक, एडवोकेट, सीए, सीएस, इनमें से कोई एक, एंड जो लोगों का नाम मेंशन किया गया है एज अ डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, उनमें से कोई एक। तो यानी कि दो लोगों से डिक्लेरेशन आएगी, एडवोकेट या फिर सीए या फिर सीएस या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट प्लस या फिर मैनेजर या फिर डायरेक्टर, इनमें से कोई एक, मतलब इनमें से कोई एक, डेट हमने सारी की सारी कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। तो एक बार दोबारा रिकॉल करो, आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सबमिट करना पड़ेगा, आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी प्रेस्क्राइब फॉर्म में। किसके द्वारा साइन किए गए? एडवोकेट प्लस सीए प्लस सीएस प्लस सीएमए के द्वारा। और सॉरी, गड़बड़ बोल गया मैं, आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी एडवोकेट और सीए और सीएस और सीएमए के द्वारा, प्लस कंपनी के किसी डायरेक्टर के द्वारा या मैनेजर के द्वारा या सेक्रेटरी के द्वारा, कि हमने पूरे के पूरे लॉ की सभी के सभी रिक्वायरमेंट को कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त पूरा कर लिया है। थर्ड, एफिडेविट देना पड़ेगा। किससे? सब्सक्राइबर से। आपको सब्सक्राइबर के थ्रू एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा, एंड फ्रॉम द पर्सन नेम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, और जिसको फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में मेंशन किया गया है उससे भी एक एफिडेविट लेना पड़ेगा। दो लोगों से एफिडेविट, एक सब्सक्राइबर से यानी कि जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है, प्लस दूसरा फर्स्ट डायरेक्टर से जिसका नाम प्रपोज्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। क्या करना पड़ेगा? कि वो किसी भी अपराध में कन्विक्ट नहीं है, किसी भी अपराध में इन्वॉल्व नहीं है विद द प्रमोशन और फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के फॉर्मेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी अपराध में वो लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। तो उनके द्वारा भी एक डिक्लेरेशन आएगी। फिर एड्रेस फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस देना पड़ेगा।
जब तक कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। फॉर एग्जांपल, अगर रजिस्ट्रार को कंपनी से कोई डिटेल मंगवानी है तो वो डिटेल कैसे मंगवाएगा, कहां से मंगवाएगा, आपको ये बताना पड़ेगा। फिर नाम, सरनेम, फैमिली नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी और अदर पार्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर भी देने पड़ेंगे। ऐसे ही सभी के सभी ये पार्टिकुलर्स वगैरह आपको फर्स्ट डायरेक्टर के भी देने पड़ेंगे, सभी के सभी। उसके बाद कंसेंट ऑफ द पर्सन जिनका नाम फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में मेंशन है वो भी देनी पड़ेगी। सर सब्सक्राइबर के कंसेंट क्यों नहीं? क्योंकि सब्सक्राइबर तो वहां पर साइन करते हैं ना, सब्सक्राइबर के साइन होते हैं वहां पर, तो इसलिए उनकी कंसेंट की जरूरत नहीं है। बट फर्स्ट डायरेक्टर के साइन नहीं होते मेमोरेंडम पे, तो इसलिए उनकी कंसेंट जरूरी है। एक बार फटाफट गो थ्रू करके रखना, मेरे को 10 सेकेंड देना बस, ठीक है। फर्दर प्रोसीजर्स, हाँ जी। अब आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर लिए। अब सारे डॉक्यूमेंट्स किसको फाइल कर दिए? रजिस्ट्रार को। जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्ट्रार को के पास फाइल कर दिए तो रजिस्ट्रार उसके बेसिस पे क्या करेगा? उसके बेसिस पे सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करेगा एंड सर्टिफिकेट इशू करेगा। सर्टिफिकेट इशू किसमें? इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। तो दोबारा बोलता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने के बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, ठीक है जी। दूसरी बात, ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार कंपनी को एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी अलॉट करेगा।
यानी कि जो दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा जाएगा वहां से कंपनी को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा जो कंपनी की पहचान होगी। फॉर एग्जांपल आप सबको मिलता है ना एनआरओ नंबर, सीआरओ नंबर या फिर ईआरओ नंबर, ऐसे नंबर मिलते हैं ना सीए इंस्टीट्यूट से जो आपकी अलग पहचान है, तो बस वही पहचान, वैसा ही पहचान वाला नंबर आपको वहां पर मिलेगा। दूसरी बात, कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे इन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज रखनी पड़ेगी। अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे कंपनी सब कुछ ये रखेगी। अब आता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? देखो जी, ऐसा है, ऊपर हमने कुछ डिक्लेरेशन की बात की है। डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर के द्वारा भी दी गई है, डिक्लेरेशन फर्स्ट डायरेक्टर के द्वारा भी दी गई है, और पर्सन नेम्ड एज अ डायरेक्टर या फिर मैनेजर के रूप में भी दी गई है। इन सब के रूप में डिक्लेरेशन दी गई है। कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर ने कहा कि मैं कन्विक्ट नहीं हूं, फर्स्ट डायरेक्टर ने कहा कि मैं कन्विक्ट नहीं हूं, मैनेजर, डायरेक्टर वगैरह ने कहा कि भाई हमने सारे के सारे कानूनों का पालन कर लिया है। यही बात सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट एडवोकेट ने भी कही। अगर ये सभी डिक्लेरेशन जो ऊपर दी गई हैं, अगर ये डिक्लेरेशन गलत साबित होती हैं, तो फिर हर वो व्यक्ति जो कि इस तरीके की गलत इंफॉर्मेशन वगैरह सप्लाई कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो ही शैल बी लाइबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। तो आपको 447 के सेक्शन के अंदर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 447 फ्रॉड का एक्शन होता है। ठीक है जी, चलिए। फिर उसके बाद कहता है जी, अब मान लीजिए कंपनी को गलत डिक्लेरेशन वगैरह फाइल कर करके कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया, तो अब आप क्या कर सकते हो? आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। किसको? ट्राइब्यूनल को भी। अगर आप ट्राइब्यूनल को फाइल करते हो एप्लीकेशन, तो फिर उसके बाद क्या होगा? ट्राइब्यूनल ऐसी कंपनी के खिलाफ कुछ ऑर्डर पास कर सकता है। वो क्या, कौन कौन से ऑर्डर पास हो सकते हैं? पहली बात, रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, तो जो ट्राइब्यूनल है वो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के बारे में मतलब कह सकता है कि भैया कंपनी आज के बाद इन पार्टी से डील नहीं करेगी, ये व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर नहीं होगा, इसे हटाओ, ये व्यक्ति कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा, इसे हटाओ। तो यानी कि रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कर सकता है कौन? ट्राइब्यूनल। दूसरी बात, ट्राइब्यूनल ये भी आदेश दे सकता है कि कंपनी के, ऐसी कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी होगी, सभी मेंबर्स की या कुछ एक मेंबर्स की, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी क्योंकि इन्होंने धोखा देके कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया है। तीसरी बात, वो डायरेक्ट कर सकता है क्या कि कंपनी का नाम हटा दिया जाए फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। ट्राइब्यूनल कह सकता है कि कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा दिया जाए। वो ये भी कह सकता है कि कंपनी को वाइंडिंग अप कर दिया जाए। और ट्राइब्यूनल सच ऑर्डर पास कर सकता है एज इट में डीम फिट, मतलब उसे कोई भी और ऑर्डर जो सही लगे वो भी पास कर सकता है। परंतु कोई भी ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले ट्राइब्यूनल तुम्हें क्या करने पड़ेगा? कंपनी को भी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। यानी कि कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक हो गई इतनी बात? चले, तो ये तो हुआ हमारा नॉर्मल प्रोसीजर। अगेन नॉर्मल प्रोसीजर में सबसे पहले कंपनी के नाम के लिए अप्लाई किया जाता है। नाम जब रिजर्व हो जाता है, नाम जब अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? चले, फिर उसके बाद हम आते हैं स्पाइस पर। स्पाइस का मतलब सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। अब ये स्पाइस प्रोसेस क्या है? देखो जी, इसका रीजन ये था स्पाइस के आने का, क्योंकि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, भारत में बिजनेस करना कितना आसान है उस प्रोसेस में हम लोग बहुत पीछे थे, बहुत पीछे। इनफैक्ट आउट ऑफ 190 कंट्री वी वर देयर एट समवेयर अराउंड 170th प्लेस और समवेयर। फिर लेटर ऑन गवर्नमेंट ने ये फील किया कि कहीं ना कहीं हमारे से ज्यादा आसान कंपनी इनकॉर्पोरेट करना बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका में है। तो इसलिए हमें भी अब अपना स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी में फंस चुके थे। और ब्यूरोक्रेसी में ऐसे फंसे हुए थे कि बार बार मतलब कंपनी को धक्के खाने पड़ते थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के फॉलो अप करना पड़ता था। कभी फाइल किसी ऑफिसर के पास है, कभी किसी ऑफिसर के पास है। इट वॉज टेकिंग अराउंड 2 to 3 months इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। मतलब इट वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इसे देखते हुए लॉ मेकर्स ने एक ऐसी प्रोसेस की खोज की कि क्यों ना ऐसा करें कि सुबह डॉक्यूमेंट फाइल करो और शाम तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाए। और इस प्रोसेस को नाम दिया गया स्पाइस। क्या नाम दिया गया? स्पाइस। अब स्पाइस की प्रोसेस में क्या होता है? आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन के लिए, जिसे कहते हैं फॉर्म नंबर INC 32। INC 32 ये फॉर्म इतना विशालकाय फॉर्म, मतलब इतना इलेबोरेटिव फॉर्म होता है कि इसी के अंदर आप डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी कर सकते हो, इसी के अंदर आप नाम का रिजर्वेशन भी करा सकते हो, इसी के अंदर आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन भी करा सकते हो, इसी के अंदर आप डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी ले सकते हो। बात समझ आई?
इसी फॉर्म के अंदर, एक ही फॉर्म के द्वारा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, कंपनी का नाम भी आ जाएगा, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो ये फॉर्म आपने फाइल करना है। इसके साथ में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल भी फाइल करना है। मेमोरेंडम फाइल किया जाएगा INC 32 के अंदर एंड आर्टिकल फाइल किया जाएगा INC 33 के अंदर। ये सारे फॉर्म एक साथ भर के ROC के पास जमा करा दिए जाएंगे। अब देखो जी, ROC इन सारे फॉर्म्स को चेक करेगा। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फिर वो इन फॉर्म्स के अंदर अगर वो लगेगा कि कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी या फिर इनकम्प्लीट दी है तो वो इंफॉर्मेशन मांगेगा। अब जब वो इंफॉर्मेशन कंपनी से मांगेगा तो फिर कंपनी के पास 15 दिन का समय होगा उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने के लिए। कितना दिन का समय होगा? 15 दिन के लिए। 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करेगी। कंपनी ने वो इंफॉर्मेशन सप्लाई की, परंतु अभी भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी या फिर इंफॉर्मेशन कहीं अवेलेबल नहीं थी, तो फिर दोबारा दूसरा मौका कंपनी को दिया गया कि भैया दोबारा फाइल करो। फिर कंपनी को एक और सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली है। दिस इज कॉल्ड सेकंड अपॉर्चुनिटी। अगेन 15 दिन की अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी अपनी इन प्रॉब्लम्स को दूर करेगी और जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, कंपनी उसको फिल करेगी। उसके बाद अगर अभी भी गड़बड़ लगी तो फिर एक तीसरा मौका एक और दिया जाएगा। परंतु ध्यान रखना, ओवरऑल कंपनी को जो अपॉर्चुनिटी मिलाकर है वो टोटल मिलाकर 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, पहली बार मिले थे 15 दिन, आपने 10 दिन के अंदर रिप्लाई कर दिया, आपके 5 दिन बचे। दूसरी बार मिले थे फिर 15 दिन, आपने 6 दिन में रिप्लाई कर दिया, आपके 9 दिन बचे। तो पहली बार में 5 दिन बचे, दूसरी बार में 9 दिन बचे, अब आपको 15 दिन अभी बचे हैं, तो 15 दिन तीसरे मौके में दिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल आपका 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी। परंतु अभी भी अगर रजिस्ट्रार को तीसरे मौके के बाद भी लगता है कि भैया अभी भी इंफॉर्मेशन सही सबमिट नहीं की गई है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार कहेगा कि एक काम करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि कंपनी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर सारी इंफॉर्मेशन मान लीजिए किसी भी वक्त, चाहे फर्स्ट मौके में, सेकंड मौके में या थर्ड मौके में, उसे लगता है कि जो इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को चाहिए थी कंपनी से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो ही विल प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द कंपनी इन फॉर्म नंबर INC 11। बताइए जी, कोई भी दिक्कत? तो INC 11 के अंदर वो इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी। चलिए अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया है या कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सेक्शन 9 उनके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हुए क्या कहता है? कहता है जी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने का मतलब है कि अब कंपनी का जन्म हो चुका है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन हो चुका है और कंपनी की लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी के रूप में जन्म ले चुकी है। कंपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी के रूप में जन्म ले चुकी है, कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में जन्म ले चुकी है, कंपनी की लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड हो चुकी है और कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन कंपनी का हो चुका है। ठीक है जी। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अच्छा, फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेस, वो दे कैन कमेंस देयर बिजनेस, ये करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये उसके लीगल इफेक्ट है। उसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट क्या है? सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा जाता है? उसमें आता है कंपनी का नाम, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर जिसे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कहते हैं, जैसे मैंने कहा आपका CRO, NRO, ERO होता है वैसा नंबर, डेट ऑफ इट्स इश्यू एंड सिग्नेचर्स ऑफ द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद दिस सील। सिग्नेचर्स ऑफ रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद दिस सील। ठीक है जी, रजिस्ट्रार के सिग्नेचर्स भी आएंगे अलॉन्ग विद दिस सील। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ सकते हैं आगे। चले दिस इज इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, यस यू कैन से। अब अगले हमारी डेफिनेशन आती है प्रमोटर की। प्रमोटर का मतलब क्या होता है? प्रमोटर, पहली बात तो प्रमोटर कौन होते हैं? हर वो व्यक्ति जिसका नाम प्रोस्पेक्टस इशू करते हुए लिखा गया एज अ प्रमोटर, वो कंपनी का प्रमोटर है, या जिसका नाम एनुअल रिटर्न में मेंशन है एज अ प्रमोटर, वो भी कंपनी का प्रमोटर है। तो प्रमोटर कौन है? हर वो व्यक्ति जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर मेंशन है या फिर जिसका नाम एनुअल रिटर्न में एज अ प्रोस्पेक्टस मेंशन है। ठीक है जी। दूसरी बात, हर वो व्यक्ति जिसका कंट्रोल है, कहां पर कंट्रोल है? ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, चाहे वो शेयर होल्डर के रूप में हो, डायरेक्टर के रूप में हो या अदरवाइज के रूप में हो।
हर वो व्यक्ति जिसका कंट्रोल है किसके ऊपर, ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, चाहे वो शेयर होल्डर के रूप में हो, चाहे वो डायरेक्टर्स के रूप में हो। नेक्स्ट, हर वो व्यक्ति जो अपने आप को जहांपनाह समझता है, मतलब जो कंपनी का जहांपनाह है और जो कंपनी को आदेश देता है कि कंपनी नाचो, और जैसे ही कंपनी का उसका ये आदेश आता है नाचो वाला, कंपनी नाचना शुरू कर देती है। कैसे? इन्हीं लोगों ने टिंग टिंग, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। कंपनी नाचना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि इसका आदेश आया है। दूसरे शब्दों में इंग्लिश में इसे कन्वर्ट करूं तो, यानी कि हर वो व्यक्ति जिसकी डायरेक्शन का पालन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, हर वो व्यक्ति जिसकी डायरेक्शन का पालन, जिसकी एडवाइस का पालन पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, वो भी कंपनी का प्रमोटर है। तो रिकॉल करो, प्रमोटर कौन है? जिसका नाम प्रमोटर के रूप में लिखा है इन अ प्रोस्पेक्टस, जिसका नाम प्रमोटर के रूप में लिखा है इन द एनुअल रिटर्न। फिर सेकंड पॉइंट, जिसका कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एज अ शेयर होल्डर हो या डायरेक्टर हो। तीसरा, जिसकी एडवाइस पर या डायरेक्शन पर पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता है। ठीक हो गई इतनी बात? चल, फिर आता है जी हमारा इफेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। इसका मतलब क्या है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ये कहता है कि देखो जी, जैसे ही कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल रजिस्टर्ड होते हैं, वैसे ही उनमें लिखी गई हर एक बात एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करती है। उनमें लिखी गई सर स्पाइस का प्रोसीजर लर्न करना नेसेसरी है। हाँ हाँ हाँ, लर्न करना नेसेसरी है। हाँ, अब मत्थे पे लिख लूं? हाँ, लर्न करना नेसेसरी है। लगा पड़ा है नालायक। चले, इफेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल क्या कहता है? कहता है जी देखो, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जो है ना, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट होने का मतलब क्या है कि जैसे ही इनका रजिस्ट्रेशन होता है ना, वैसे ही इनमें लिखी गई हर बात एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करती है बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर। दोबारा बोलता हूं, इनमें लिखी गई बात एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करती है बिटवीन अ कंपनी एंड मेंबर। अच्छा, कहता है जी वेयर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल रजिस्टर्ड होते हैं, दे शैल बाइंड द कंपनी एंड इट्स मेंबर टू द सेम एक्सटेंट एज इफ दे हैव बीन साइंड बाय द कंपनी एंड ईच मेंबर। मतलब हर मेंबर, चाहे उसने सब्सक्राइबर के रूप में साइन किए हो या ना किए हो, वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखी गई बात से कंपनी को लायबल होता है और कंपनी भी हर मेंबर को लायबल होती है। ठीक हो गई इतनी बात? तो यानी कि मेंबर आर लायबल टू कंपनी एंड कंपनी आर लायबल टू द मेंबर्स। यस यस यस, यह है इफेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, सेक्शन 10। और आगे बढ़ते हैं। अब आता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। कंपनी की कैपिटल कितने तरीके की हो सकती है? पहली कैपिटल जिसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, ये वो कैपिटल है जिससे कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है। किसके पास? आरओसी के पास। आरओसी के पास जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, फॉर एग्जांपल इस कैपिटल की लाइफ में वैल्यू क्या है? मैं कहूंगा भाई, कई बार रात को सोते होगे और सोते हुए सपने आते हैं ना कि जैसे हम आसमान में उड़ रहे हैं, हम उड़ी जा रहे हैं, आसमान में उड़ी जा रहे हैं, कोई हमें रोकने वाला ही नहीं है। बस ये भी वैसे ही सपने वाली कैपिटल है। मतलब वो कैपिटल जो आरओसी को कंपनी वादा करती है, हम तो इतनी इशू कर देंगे। इशू की नहीं है अभी, जो वादा, जो आरओसी को क्या क्या आए हैं, वहां चौधरी बन के आए हैं कि हम अपनी लाइफ में इतनी कैपिटल इशू कर देंगे। जैसे ये जितने भी लड़के यहां पर बैठे हैं, इन्हें मैं कहूं अगर कि भाई साहब, अगर मैं तुम्हें बॉलिंग कराऊं तो क्या तुम बैटिंग कर लोगे? अब इनमें से 90% कहेंगे अरे सर छक्का मारेंगे, अरे सर चौका मारेंगे। ये और बात है कि जब मैं बॉलिंग कराऊंगा इन्हें नजर ही नहीं आएगी बॉल, ये और बात है, मगर ये लंबी लंबी फेंकेंगे, ये अभी अभी लंबी लंबी फेंकेंगे। तो सिमिलरली कंपनी भी वहां फेंक के आती है आरओसी के पास कि जी ये वो कैपिटल है जो हम अपनी जिंदगी में इशू करेंगे। अबे जान है। तो फिर इस कैपिटल को क्या कहते हैं? ऑथराइज कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। चलिए, नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? चले, तो ये वो कैपिटल है जो रजिस्टर्ड की जाती है और ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि कंपनी इशू कर सकती है। क्या इसको बाद में बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बाद में बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इशूड शेयर कैपिटल। अब वो जो ऑथराइज थी उसमें से जो रियल में तुमने इशू की है, दैट इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। उसे क्या कहते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब्ड, भाई आपने तो इशू की मगर सामने वाला लेने को ही तैयार नहीं है, तो इसलिए
आपने कैपिटल इशू कर दी, बट सामने वाले ने सब्सक्राइब कितनी की है, अप्लाई कितना किया है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। मतलब कितने के लिए उसने अप्लाई किया है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के बाद आती है मेरे पास कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का मतलब है कि आपने फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर था, आपने अभी 5 रुपए मंगवाए हैं, तो ये होती है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। आपने तो 5 रुपए मंगवाए, मगर वो 5 रुपए भी कईयों ने नहीं दिए, तो जो अल्टीमेटली अमाउंट आया है आपके पास उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल। सर क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देख भाई बात ऐसी है, मेरा का ना एक पेपर अभी क्लियर होना रह गया मेरा। जैसे ही वो पेपर क्लियर होगा ना, उसके बाद मैं अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दूंगा कि हर प्रकार के ग्रह क्लेश, सोतन से छुटकारा, वशीकरण, हर प्रकार के टोना टोटका और हर प्रकार की ज्योतिष की भविष्यवाणियों के लिए कृपया मिले श्री श्री 2008 अमित पोपली, क्योंकि मैं हर तरीके की भविष्यवाणी करने लग जाऊंगा, ठीक है ना। परंतु मेरा अभी आखिरी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उसका मई में अटेम्प्ट है, मई 2024 में मेरा अटेम्प्ट है। सो आई विल गो फॉर एग्जाम एंड लेट यू नो कि हाँ जी कौन सी चीजें पेपर में आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी। और जो ये पेपर में आते हैं ना, जो कई फाउंडेशन पे यूट्यूब पे आते हैं और जो बताते हैं कि ये है वो है, ये एबीसी एनालिसिस है, ओ भाई उनको मेरा प्रणाम। पहली बात, ये सीए का एग्जाम है, कोई चलता फिरता गली मोहल्ले का एग्जाम नहीं है कि हाँ जी हनुमान जी को मत्था टेका और तिलक लगाया और भाई बोल हर हर गंगे। ऐसा नहीं है। हनुमान जी भी सहायता तभी करेंगे जब मेहनत करनी पड़ेगी। पता लगा हनुमान जी को अगर हम ये कह के गए हैं कि हाँ जी हमने एबीसी एनालिसिस कर लिया है, तो हनुमान जी भी कहेंगे अबे जाना कैसी बातें कर रहा है। तो सीए का एग्जाम है, समझे। तो यहां पर पूरा पढ़ के जाना पड़ता है। यहां ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता। चले शेयर्स। अब शेयर का मतलब क्या होता है? ला 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 ला, ये आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है। 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, 10 लाख, ठीक है जी। इसमें से सबसे छोटा हिस्सा निकाल के अलग कर लो, तो निकला 1 शेयर। नाउ दिस इज कॉल्ड शेयर ऑफ द कंपनी, इसे शेयर कहते हैं, ठीक है जी। क्या कहते हैं? शेयर। तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा, किस में से? कंपनी के शेयर कैपिटल में से। तो कंपनी के शेयर कैपिटल का एक हिस्सा इज कॉल्ड एज शेयर, विच मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, आगे। अब ये कंपनी की क्या रिप्रेजेंट करता है? कंपनीज की एसेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, तो दूसरी तरफ ये इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की एसेट्स में लगी होगी ना, आपकी एसेट साइड पे आ रहा होगा ना 10 लाख रुपए, तो ये कंपनी की एसेट्स में आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली कंपनी की एसेट्स में लगा होता है, ठीक है। चलिए, हर शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ अधिकार मिलते हैं, हर शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ अधिकार मिलते हैं। ओके, ये जो शेयर हैं ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी के समान होते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या इन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है आसानी से? यस। एक जगह से दूसरी जगह? यस। हर शेयर को एक डिस्टिंक्टिव नंबर दिया जाता है। डिस्टिंक्टिव नंबर का मतलब है कि अगर कंपनी के 10,000 शेयर हैं तो हर शेयर को नंबर मिलेगा 1 to लेकर 10,000 तक, हर एक शेयर को एक नंबर दिया जाता है, इसे कहते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। ठीक होगी इतनी बात? चले आगे बढ़ते हैं। फिर शेयर्स कितने तरीके के हो सकते हैं? ब्रॉडली हम उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। फिर इक्विटी शेयर भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक विद वोटिंग राइट और एक विद डिफरेंशियल राइट। विद नॉर्मल वोटिंग राइट का मतलब होता है कि ये ऐसे इक्विटी शेयर हैं जहां पर हर शेयर पर आपको 1 वोट मिलता है। बट डिफरेंशियल राइट का मतलब है कि ये ऐसे शेयर हैं जहां पर एक शेयर पर 1 वोट नहीं, कुछ अलग इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल, 1 शेयर पे 2 वोट, 1 शेयर पे 3 वोट, 1 शेयर पे 4 वोट, 1 शेयर पे 5 वोट, सिमिलरली 7 शेयर पे 1 वोट, 7 शेयर पे 2 वोट, 7 शेयर पे 3 वोट, कुछ भी अलग। 1 पे 1 वोट नहीं होगा, बाकी कोई जितनी मर्जी इक्वेशन बना लो। तो इन शेयर्स को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर कहते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर। ठीक हो गई इतनी बात? चले फिर हम आते हैं प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है ऐसे शेयर्स जिन्हें प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस किसके ऊपर मिलती है? इक्विटी के ऊपर। ओके, जिन्हें प्रेफरेंस मिलती है अदर टाइप्स ऑफ द शेयर्स के ऊपर।
फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। वो क्या? पहली कंडीशन होती है कि आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करेगा कंपनी को कि कंपनी आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। दूसरी बात, कंपनी के मेंबर्स एक स्पेशल अप्रूवल देंगे, कॉल्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा कि हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करने जा रहे हैं। तीसरा, जिस वक्त कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करने जा रही है उस टाइम कोई भी कंपनी का सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होगा। सबसिस्टिंग का मतलब एग्जिस्टेंस में डिफॉल्ट नहीं होगा इन द रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स और इन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। तो कौन सी कंडीशन हो गई टोटल मिला के? 3 कंडीशन। पहला, आर्टिकल ऑथराइज करेगा। दूसरा, ये जो शेयर्स हैं इनका इशू ऑथराइज किया जाएगा बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तीसरा, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स कोई भी कंपनी का एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है इन द रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर और इन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड ड्यू ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स। कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? चले अगली बात। अब जब आप कहते हो कि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है, तो वो प्रेफरेंस किस चीज पे मिलती है? उन्हें प्रेफरेंस मिलती है 2 चीजों में। पहला, इनको जब डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलती है, यानी कि जब तक कंपनी जिंदा है तब तक इक्विटी को डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए हमें मतलब नहीं है, बट प्रेफरेंस को डिविडेंड सबसे पहले दिया जाएगा। दूसरी बात, प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, मतलब जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी तो इनका पैसा पहले लौटाया जाएगा। पहले इनका पैसा लौटाया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर्स वगैरह का पैसा लौटाया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है जी। ठीक हो गई इतनी बात? चलो जी, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मैंने कल शायद इसका प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन मेरे दिमाग से निकल गया ना, वो कोई कॉल पे चला गया था। मैं याद से भेज रहा हूं और अगर फिर भी भूल गया मैं तो मुझे याद दिला देना। पूरे 12 बजे मैं अपने ऑफिस में आऊंगा दोबारा वापस, अभी 12 बजे, पूरे 12 बजे एक बार रिकॉल करा देना सर, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन भेज दीजिए। ठीक है, आपके वो 2 क्वेश्चंस आज शाम से चेक होने शुरू होंगे, आज शाम से आपको आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर, एक डाउट है, सीए इंटर मैंने आपकी ओल्ड सिलेबस की क्लासेस ली थी, लॉ का अब में 24 के लिए सेम चैप्टर। सक्षम बेटा, ट्रांजिशन बैच अवेलेबल है वेबसाइट पे, अमित पोपली क्लासेस पे जाके देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, बाय बाय। आज के अलग 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आज नहीं, सॉरी आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। अब 2 क्वेश्चन कल जूम सेशन होगा, क्वेरी सेशन होगा और लिंक जो है वहीं अपने टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। कल क्वेरी सेशन का टाइम होगा शाम को 5 बजे, तब तक ये आपके आंसर्स भी चेक हो जाएंगे और कल 2 क्वेश्चन और भी दे दिए जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।